नमस्कार। नंदा देवी की पहाड़ियों पर जहां ग्लेशियर्स के टूटने की बात कही जा रही है, वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए ली गई एक तस्वीर भी सामने आई है। कहा जा रहा है कि वहां जहां पर ग्लेशियर टूटा था वो यही जगह है। देखिए आप, हम एरो के निशान से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं से ग्लेशियर टूटकर नीचे धौलगंगा में गिरा और उसके बाद सैलाब आया और आगे बढ़ा और उसने तबाही मचाई। इसी जगह से बड़ी मात्रा में बर्फ और मलबा नीचे की तरफ बहने लगा और फिर इतनी बड़ी तबाही का कारण बना। यह कहा जा रहा है कि ये ही वो जगह है। इसका पुष्ट होना अभी बाकी है। ऐसा दावा है लोगों का कि यही वो जगह है, यही वो स्थान है जिसको हमने आपको मार्क करके दिखाया है। यहीं से ग्लेशियर टूट के गिरा, मलबा गिरा और उसके बाद वो तबाही का कारण बना। इसको पुष्ट होना भी बाकी है। ये नंदा देवी की पहाड़ियां हैं जिसको आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में, और नंदा देवी ग्लेशियर के ही टूटने की बात शुरू से कही जा रही थी और दावा किया जा रहा है कि ये ही वो जगह है, बिल्कुल पर्टिकुलरली यही वो स्थान है जहां से ग्लेशियर टूट कर नीचे गिरा, मलबा गिरा, धौलगंगा नदी का प्रवाह सैलाब में तब्दील हुआ और आगे जाकर तबाही का कारण बना। हेलीकॉप्टर से ली गई है ये तस्वीर। दावा किया जा रहा है कि टूटने वाली जगह की, ग्लेशियर टूटने वाली जगह की यह तस्वीर है। इसका प्रामाणिक होना, इसका दावा हम नहीं करते हैं। ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। नंदा देवी की पहाड़ियां हैं। ये ग्लेशियर जिसको आप देख रहे हैं, यही नंदा देवी ग्लेशियर्स हैं इन पहाड़ियों पर मौजूद। और कहा जा रहा है हेलीकॉप्टर से ली गई इस तस्वीर के जरिए कि यहीं से ग्लेशियर टूट कर नीचे गिरा। आगे बढ़ते हैं। तपोवन में बन रहा एनटीपीसी का पावर प्रोजेक्ट इस आपदा के दौरान तबाह हो गया। वहां पर काम कर रहे मजदूरों को जान बचाने तक का भी मौका नहीं मिल पाया। जिस समय सैलाब आया उस वक्त एक नया वीडियो सामने आया है। इसमें कुछ मजदूर डैम के सबसे ऊपर के हिस्से पर खड़े नजर आ रहे हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते। ये देखिए आप तस्वीरें, ये नया वीडियो सामने आया है और आप देखिए कि कैसे ये सैलाब इस ओर बढ़ता है और कैसे आगोश में लेता है कुछ मजदूरों को, जो कि अपनी जान बचाने के लिए इस तरफ आते हैं, स्लैब की तरफ आते हैं, टावर पर एक किनारा ढूंढते हैं ताकि वो बच सकें इस सैलाब से। लेकिन सैलाब पलक झपकते ही उनको अपनी आगोश में ले लेता है और फिर उसके बाद इनका कुछ भी पता नहीं। आप आवाज़ें सुनिए, जो लोग ये वीडियो बना रहे हैं असहाय स्थिति में वो क्या बात कर रहे हैं। एक मर गया, बेचारे गए काम नहीं। ये देखिए आप, रेड जोन हमने बनाया हुआ है। आप देखिए वहां पर इस सैलाब से बचने के लिए मजदूर आते हैं, फिर वो भागते हैं जब उन्हें लगता है एक छोर पे कि वहां भी सैलाब आ रहा है। लेकिन जब वो दूसरी ओर भागते हैं तो फिर उन्हें बचने का कोई अवसर नहीं मिलता। सैलाब उन्हें बहा ले जाता है। इस तरीके से दहशत, इस तरीके का खौफ उन मजदूरों में, जान बचाने की उनकी पुरजोर कोशिश, कैसे भी करके वो इस सैलाब से बच सकें, उसके आगोश में समा जाने से बच सकें, उनकी जान बच सके, इसकी उन्होंने हर संभव कोशिश की, लेकिन वो बच ना सके, इसकी आगोश में आ गए। और आपदा के दौरान विष्णुप्रयाग में बहुत नुकसान हुआ है। आपको हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये देखिए, फोकस करके मैं, मेरे सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी ये थोड़ा फोकस करेंगे और दिखाएंगे कि ये भगवान विष्णु नारायण का मंदिर है। इसके पीछे भगवान भूतनाथ का मंदिर है। सारे गर्भगृह कीचड़ से भर गए हैं। आप ये देखिए, ये इस मंदिर की ये घंटी है। इस घंटी पर ये निशान देखिए कीचड़ के, जो मंदिर की घंटी है उस पर कीचड़ के निशान लगे हैं। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना भयावह है। इस मंदिर के पीछे नीचे की तरफ बहुत गहरी एक जो खाई जैसी नदी लगती है, वो घाट को लेकर अपने साथ चली गई। घाट टूट गए। मंदिर के गर्भगृह, भगवान विष्णु के गर्भगृह में, भगवान विष्णु भगवान के मंदिर के गर्भगृह में ये सारी चीज़ें, ये देखिए कीचड़ और मलबा कहाँ तक आया। ऐसा लगता है धौलीगंगा का उस दिन रूप जो था वो बहुत ही रौद्र था। आप ये देखिए, इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए और एबीपी गंगा के दर्शकों को भी दिखाइए कि क्या तबाही का क्या मंजर है।
इधर ये एक और मंदिर है, ये भैरवनाथ का मंदिर है। भगवान विष्णु नारायण का ये मंदिर हुआ, ये भगवान भैरवनाथ का मंदिर है। इसके गर्भगृह में देखिए क्या किस तरह की तबाही मची हुई है। और ये कीचड़ जिस तरह से चल रहा है, जैसे चल रहा है, यहाँ पर जो हुआ, मतलब यहाँ अभी तक जो रेस्क्यू का एक बड़ा सेंटर होना चाहिए, जो रेस्क्यू नहीं हम कह सकते क्योंकि यहाँ जान की हानि नहीं हुई है, लेकिन यहाँ बड़ा नुकसान हुआ है धार्मिक रूप से भी। तो यहाँ पर भी एक अलग से राहत और बचाव कार्य चलाना पड़ेगा। और ये पीछे योग ध्यान केंद्र मैंने अभी आपको आस्था दिखाया, क्या इसकी स्थिति हो गई है। इसके नीचे से ऊपर तक, कहाँ तक, ये देखिए छींटे ऊपर तक जा रहे हैं। और नदी की गहराई देखिए आप इसका जो पानी का फ्लो था, उसका फोर्स था, उसका अंदाज़ा लगाइए आस्था। ये देखिए ये टीन की शेड है सबसे ऊपर, और वहाँ तक मलबे के निशान देखिए कैसे किस तरह के छींटे उधर गए हैं। और यहाँ ये आस्था, ये एक फाउंडेशन है, ये इस पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ ये सब बहुत ही नाजुक स्थिति इनकी हो गई। ये बहुत ही, ये पक्का फाउंडेशन था और इसकी जो हालत है, ये सरिये मुड़े हुए हैं ये। और ये झूला पुल आस्था, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये झूला पुल, ये पार करने का यहाँ से एकमात्र साधन था, ये साधन भी टूट गया, ये सारा पुल बह गया। एक नीचे भी पुल था, वो भी बह गया। और ये सीढ़ियाँ थी जो धौली गंगा में नीचे जाती थी स्नान करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, जो संगम के लिए जाती थी, जहाँ अलकनंदा और धौली गंगा का संगम होता है। धौली गंगा का अस्तित्व मैं धार्मिक महत्व से भी बताता हूँ, यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और यहाँ वो अलकनंदा में उसका समागम होने के बाद ये विष्णु प्रयाग इसीलिए नाम रखा गया धौली। देखिए आपने किस तरह से तबाही मची है। जोशीमठ में आई आपदा को आज चौथा दिन है। आज भी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, मगर अभी भी रेस्क्यू टीमों को कोई ज्यादा कामयाबी नहीं मिल पाई। इस सुरंग के अंदर 39 लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिन्हें निकालने के लिए सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी लगातार सर्च अभियान चला रहे हैं। टनल के अंदर 120 मीटर तक मिट्टी हटाई जा चुकी है, जबकि 180 मीटर तक मलबा और हटाना बाकी है। इस आपदा के बाद से अब तक 32 शव बरामद हो चुके हैं। इनमें 2 पुलिसकर्मियों के शव भी हैं। एक और तपोवन में स्थिति एनटीपीसी की सुरंग में फंसे लोगों की तलाश में लगातार वहां पर अभियान जारी है। दूसरी ओर रेडी गांव के पास भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इन दोनों ही जगहों पर 2 पावर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे लोग लापता बताए जा रहे हैं। और अब सबसे बड़ी चुनौती सुरंग में फंसे लोगों की जान बचाना है। सुरंग में मलबा इस कदर भरा हुआ है कि उन तक पहुंच पाना आसान नहीं है, और इसीलिए अब रेस्क्यू टीमों ने अपनी रणनीति ही बदल दी है। तपोवन में एनटीपीसी की इसी सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों को बचाने की कवायद चल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में डटे जवानों की कोशिश है कि टनल के अंदर फंसे लोगों को किसी तरह भी सकुशल बचा लिया जाए। आप देख रहे होंगे रैणी गांव से और यहाँ तक किस तरह से रेस्क्यू चल रहा है, किस तरह से ऑपरेशन चल रहा है, राहत कार्य चल रहे हैं, बचाव कार्य चल रहे हैं। लेकिन प्राकृतिक आपदा के ऊपर किसी का वश नहीं होता। वो जितने जख्म छोड़कर जाती है, मानव के हाथ में नहीं होते कि उसकी कितनी मरहम पट्टी करके कितनी जल्दी ठीक किया जा सके। ये जो सुरंग आप देख रहे हैं, इस टनल के भीतर ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लापता हैं, जो मिसिंग की श्रेणी में हैं, और अभी उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। ये मशीनें लगी हैं, बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ लगी हैं, अंदर से कीचड़ निकाल कर, मलबा निकाल कर इधर नदी में फेंक रही हैं। मगर टनल के अंदर मलबा इस कदर भरा हुआ है कि उसे साफ करना अगले कई दिनों में भी मुमकिन नहीं है। इसीलिए अब टनल में ड्रिल कर अंदर पहुंचने की कोशिश की जा रही है। उस पर एक ड्रिल करके ऊपर से, और जो टनल है वहां तक ड्रिल करके वहां पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। उसका काम शुरू हुआ है। अब उसमें कितनी सफलता मिलेगी, क्योंकि चट्टान है, उसमें प्रयास किए जा रहे हैं कि हम वहाँ ड्रिल करके और सॉफ्ट के माध्यम से उसमें प्रवेश करें और फिर रोप से वहाँ जो लोग फंसे हैं उनको निकालें। इस टनल की लंबाई 3 किलोमीटर बताई जा रही है। आपदा के दिन इसके अंदर 30 से 35 मजदूरों और कर्मचारियों के होने की जानकारी है। जिस समय आपदा आई थी
तब कुछ लोगों ने आगाह भी किया था, मगर पानी का बहाव इतनी तेज था कि पल भर में सब कुछ तबाह हो गया। जब दो नदियों के बीच में जो यहाँ पे दिख रहा है वो आपस में टकराया, उसके बाद उथल पुथल हो गया। हमने सिटी मारी, हल्ला किया, जो सिक्योरिटी वाले वगैरह 2 पुलिस वाले बचे। टनल में रेस्क्यू के लिए बड़ी संख्या में जवान सर्च और रेस्क्यू में जुटे हैं। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान अपनी जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू कर रहे हैं। आधुनिक मशीनों की मदद से सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, मगर पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में और आधुनिक मशीनों की मदद ली जा सकती है। आपदा से जूझने के लिए वेल इक्विप्ड किया जाए। अभी इतनी बड़ी टनल में हमारे लोग फंसे हुए हैं, लेकिन टनल से किस तरीके से मलबा निकाला जा सकता है, जो आधुनिकतम कुछ उपकरण हो सकते हैं, लोग कह रहे हैं वो उपकरण की आवश्यकता थी। एबीपी गंगा उसी टनल के बाहर मौजूद है जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जिस तरह के हालात हैं उसे देखकर लग रहा है कि इसमें काफी समय लग सकता है। बीतते वक्त के साथ अब टनल में फंसे लोगों की जिंदगी बचने को लेकर आशंका बढ़ रही। टनल के अंदर न खाने का सामान है, न पीने का पानी और ऑक्सीजन की भी कमी है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से अजित सिंह राठी की रिपोर्ट। इस आपदा को लेकर उत्तर प्रदेश के 3 मंत्रियों की हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। इन मंत्रियों ने कल सीएम त्रिवेंद्र रावत से आपदा को लेकर जानकारी ली थी। इस आपदा में यूपी के भी कई लोग लापता हैं। हरिद्वार में भीमगौड़ा बैराज पर यूपी का कंट्रोल रूम बनाया गया। यूपी के 21 लोगों के सुरक्षित होने की जानकारी मिली है। उत्तर प्रदेश सरकार से चाहिएगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अन्य किसी भी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से सरकार के साथ भी, पीड़ितों के साथ। और जोशीमठ से आपदा की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं और इसी बीच रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी गति से चल रहा है। एक ओर टनल में फंसे लोगों को बचाने की मुहिम चल रही है, वहीं दूसरी ओर सैलाब के साथ बहने वाले लोगों की भी खोजबीन की जा रही है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इस आपदा को अपनी आंखों से देखा है और उस मंजर को याद कर वो अब तक दहशत में है। तस्वीरें आप देखिए, आपदा के निशान इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है वो भी आप देख सकते हैं। जो कुछ इस सैलाब की राह में आया वो तबाह हुआ, वो नष्ट हो गया, उसका अस्तित्व या तो खत्म हो गया या खत्म होने के कगार पे खड़ा है। टनल की खुदाई चल रही है, उसमें कई लोगों के फंसे होने की आशंका है और इसी बीच में बड़ी खबर भी आ रही है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। मुख्य सचिव के हवाले से उत्तराखंड की बड़ी खबर आ रही है। पहले तो जब पानी आया, पहले थोड़ा एकदम काला पानी आया और जब पानी गया तो पहले एकदम पुल नहीं टूटा। पुल टूटने के बाद जब पूरा ग्लेशियर का पानी, पूरा पानी आया, जब मलबा पानी आया, जब उसके बाद जो है पुल टूट गया। और यहाँ पे जो मंदिर था, यहाँ पे विष्णु भगवान भैरवनाथ भोले शंकर का मंदिर था, सिर्फ मंदिर बचा गया है। और आप देख सकते हैं कि पूरा टूट गया है, यहाँ पे काफी नुकसान हो गया है। कर्णप्रयाग से खबर है, मलबे के गिरने की तस्वीरें वहां से सामने आई हैं। बद्रीनाथ ऋषिकेश नेशनल हाईवे पर मलबा गिरा है और इसके बाद बाधित रहा है पूरा नेशनल हाईवे। जी हां, कर्णप्रयाग से तस्वीरें आई हैं मलबे के गिरने की। ये आप देखिए कैसे मलबा गिरा है कर्णप्रयाग में और इसकी वजह से हाईवे पर मलबा गिरा है। मलबा गिरने के बाद नेशनल हाईवे बाधित रहा है। ऐसे लैंडस्लाइड हुआ है, ऐसे मलबा गिरा है। देखिए आप, ये कर्णप्रयाग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इधर रेनी गांव के पास बना ब्रिज सैलाब में बह गया है। ये पुल सीमांत इलाकों के कई गांवों को जोड़ता था। पुल बहने की वजह से सड़क के दूसरे किनारे पर रहने वाले कितने ही लोग इस ओर फंस गए। फिलहाल लोगों को रस्सी के सहारे नदी के दूसरे छोर तक पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि ये संपर्क कट गया है, जो परली रेणी है इसको बोलते हैं विलेज को, तो जिप लाइन हमारे जवानों ने एक फिक्स कर दी है। थोड़ी देर में इसको प्रॉपरली फिक्स करके जो एसेंशियल लोड है, मेडिसिन है या कुछ सामान भिजवाना है उधर, तो हम जिप लाइन के थ्रू भिजवा देंगे उधर।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम त्रिवेंद्र रावत बड़कोट के मोरी के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने विधानसभा पुरुला को कई योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने 28 करोड़ 92 लाख की कई योजनाओं का लोकार्पण और 17 करोड़ 45 लाख 47 हजार के विकास के कार्यों का शिलान्यास किया। और उत्तराखंड सरकार ने कुंभ को लेकर एसओपी जारी कर दी है, मगर कुंभ की एसओपी जारी होने से संत नाराज हैं। निरंजनी अखाड़े समेत दूसरे कई अखाड़ों के संत इस बात से नाराज हैं कि कुंभ के दौरान नियमों में काफी कड़ाई की गई, जिस वजह से न सिर्फ अखाड़ों को परेशानी होगी, साथ ही श्रद्धालुओं को भी काफी दिक्कत होगी। सरकार ने कुंभ की एसओपी में कहा है कि कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा, साथ ही कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट भी जरूरी है। पंकज राणा हमारे सहयोगी इस वक्त हरिद्वार से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। पंकज, क्या क्या आवश्यक है कुंभ स्नान के लिए? राजन, देखिए बड़ी हपबोस की स्थिति कुंभ को लेकर बनी हुई है। हालांकि राज्य सरकार तैयारी जरूर कर रही है, लेकिन जिस तरह से एसओपी जारी कर रही है, कड़े नियम तैयार कर रही है, उससे संतों में नाराजगी है। सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि कोरोना के जितने भी गाइडलाइन होंगी वो उनका सबका पालन करना होगा, चाहे वो मास्क लाने की बात हो, सैनिटाइजर की बात हो, रजिस्ट्रेशन की बात हो, RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट की बात हो, कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट की बात हो। जो भी धर्मशाला हैं, जितने भी यहाँ आश्रम है, सभी को इन नियमों का पालन करना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने यह भी एसओपी में कह दिया है कि जितने भी धार्मिक बड़े आयोजन होंगे, चाहे वो समागम हो या प्रवचन हो या हवन हो या इसके अलावा दूसरे धार्मिक आयोजन हो, वो बड़े आयोजन बिल्कुल भी नहीं कराए जाएंगे। तो इस बात को लेकर संतों में नाराजगी है। हालांकि संत ये बात कह रहे हैं कि कोरोना के नियमों का पालन करना जरूरी है, लेकिन जिस तरह से सरकार पहले केंद्र सरकार ने एसओपी जारी की, उसमें कई कड़े नियम रखे, उसके बाद अब राज्य सरकार ने अब जो एसओपी जारी की है उसमें अलग अलग संस्थाओं को अलग अलग डिवाइड किया गया है। चाहे संतों की बात हो या फिर रेलवे स्टेशन की बात हो, बस स्टैंड की बात हो या जो धार्मिक स्थान है उनकी बात हो, अलग अलग तरह से संतों को उसमें डिवाइड किया गया है। और सरकार ने साफ तौर पर यह हिदायत दी है, साफ तौर पर यह कहा है कि सभी को कोरोना के नियमों का पालन करना होगा, लेकिन एक रजिस्ट्रेशन। ठीक है पंकज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कोरोना के नियमों को लेकर सरकार सख्त और इस बात से संत नाराज। बड़ी खबर इसी बीच में, देहरादून से तपोवन हादसे को लेकर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बयान जारी किया है। 180 मीटर टनल की खुदाई हो गई है और अब मलबे की जगह बड़े बोल्डर टनल में रेस्क्यू में बाधा बन रहे हैं। शवों के डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक चलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, ये कहा है मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव। बड़े बोल्डर सब बाधा उत्पन्न कर रहे हैं रेस्क्यू के काम में। 180 मीटर टनल की खुदाई हो चुकी है, बाधा अब रेस्क्यू में बन रहे हैं बड़े बड़े बोल्डर्स। जो शव बरामद हुए उनके डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं और कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा इसके बारे में कुछ भी कहना अभी फिलहाल बहुत मुश्किल है। यह बयान दिया है मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने। इधर हरिद्वार में सिंहद्वार के पास बने फ्लाईओवर पर एक तरफ से वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। मेला अधिकारी दीपक रावत ने नारियल तोड़कर इसकी शुरुआत की। इससे पहले दीपक रावत फ्लाईओवर का निरीक्षण करते। उन्होंने तैयारियों को दुरुस्त पाए जाने पर फ्लाईओवर पर एक ओर से वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सलाहकार अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष संजय सहगल ने जिला अस्पताल बौराड़ी का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। उन्होंने मरीजों से भी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बातचीत की। उनका कहना है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए जिला अस्पताल को PPP मोड पर दिया गया है। इस खबर के साथ ही उत्तराखंड टाइम में फिलहाल